बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं गाइडिंग के चैप्टर नंबर 65 की पार्ट 1 की वीडियो को, जिसमें हमने सिक्रीटरी फंक्शन को स्टडी करना है। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में ये बता रहे हैं कि सिक्रीटरी ग्लैंड्स दो तरह के फंक्शंस करते हैं। नंबर एक, डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करते हैं जो कि डाइजेशन में रोल प्ले करेंगे, और नंबर दो, म्यूकस ग्लैंड से म्यूकस वगैरह रिलीज होता है। म्यूकस आपको पता है लुब्रिकेशन में और जो गट की वॉल है उसकी प्रोटेक्शन में रोल प्ले करता है। ठीक है जी। अच्छा, लेकिन एक चीज देखिएगा, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है ना, ये आपके पास माउथ से लेके ईरियम तक सारी जगहों पर रिलीज हो रहे हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेस्टिव एंजाइम्स का रिलीज नहीं हो रहा। माउथ में, ओरल कैविटी में हो रहा है, स्टमक में हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है, मतलब उन्होंने कहा है माउथ से लेके ईरियम तक। जबकि जो म्यूकस का रिलीज है वो माउथ से लेके एनस तक हो रहा है, यानी कि पूरी लार्ज इंटेस्टाइन में भी हो रहा होता है। तो ये एक डिफरेंस आपने देख लेना है। ऑलराइट, उसके बाद देखते हैं जो डाइजेस्टिव सिक्रीशंस हैं ये कब प्रोड्यूस होती हैं, ये किन चीजों के रिस्पॉन्स से प्रोड्यूस होती हैं। तो बेसिकली ये फूड पर डिपेंड करता है डाइजेस्टिव सिक्रीशंस, फूड की क्वांटिटी पे भी और क्वालिटी पे भी। जब भी खाना खाया कुछ क्वांटिटी ऑफ खाना आएगा तो वो आपके ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स के रिलीज को स्टिमुलेट करेगा। और दूसरा उन्होंने कहा है कि किस टाइप के एंजाइम्स रिलीज होंगे ये क्वालिटी ऑफ फूड पर डिपेंड कर। भाई प्रोटीन्स आएंगी तो उसको डाइजेस्ट करने वाले यानी कि ये ट्रिप्सिन पेप्सिन ज्यादा रिलीज होगा। इसी तरह कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक हो रहा है तो अमाइलेजेस वगैरह ज्यादा रिलीज होंगे। ठीक है, तो क्वालिटी ऑफ फूड पर डिपेंड कर रहा होता है कौन से एंजाइम्स रिलीज होना है, और क्वांटिटी ऑफ फूड पर डिपेंड कर रहा होता है कि बस फूड आया है तो बस डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज होंगे ही होंगे। ठीक होगी बात। उसके बाद देखते हैं एलिमेंट्री ट्रैक में, पूरे एलिमेंट्री ट्रैक में कितने टाइप्स ऑफ, कितने तरह के हमारे पास ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। तो एक तो हमारे पास होते हैं जो सिंपल सेल्स होते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये अगर आपके पास कंसिडर कीजिएगा, ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है ये सारा सब म्यूकोजा है, और ऊपर आपके पास ये आपके पास जो है ना ये म्यूकोजा की एपिथेलियम है, ब्लू वाली। ठीक है, तो एक तो एपिथेलियम के अपने सेल्स होते हैं, ये जिस तरह आप देख सकते हैं छोटे छोटे सेल्स होती हैं जिनसे आपके पास म्यूकस की सिक्रीशन होती है। इनको आप म्यूकस सेल्स भी कहते हैं या कई दफा गॉबलेट सेल्स का नाम भी देते हैं। ठीक है, ये एपिथेलियम के कुछ सेल्स हैं सिर्फ जो कि सिक्रीशन कर रहे हैं। एक तो ये टाइप हो गई। दूसरा होता है कई दफा यूं थोड़ी सी इन्वेजिनेशंस बन रही होती हैं, एपिथेलियम छोटी छोटी सी इन्वेजिनेशंस बना रही होती है आपके सब म्यूकोजा के अंदर। जिस तरह मिसाल के तौर पर इंटेस्टाइन्स के अंदर हम ऐसी इन्वेजिनेशन जिनको नाम देते हैं क्रिप्स ऑफ लिम्बोकून। ठीक है, तो इस तरह के आपके पास इन्वेजिनेशंस होती हैं। इन इन्वेजिनेशंस के अंदर भी सिक्रीटरी सेल्स होते हैं जो कि सिक्रीशंस कर रहे हैं। ये भी बात सिंपल होगी, दो काम हो गए। तीसरा, फिर आपकी गट की वॉल के अंदर प्रॉपर ट्यूबुलर ग्लैंड्स होते हैं, जिस तरह से आप ये देख सकते हैं ट्यूबुलर ब्रांच ग्लैंड्स हैं। ये ब्रांच भी होते हैं, अनब्रांच भी होते हैं, बाहर प्रॉपर ट्यूबुलर ग्लैंड्स हैं जो कि आपके होते हैं एपिथेलियम की ही इन्वेजिनेशन, लेकिन सब म्यूकोजा के अंदर प्रॉपर ट्यूबुलर ग्लैंड्स बन रहे हैं। ठीक है, तीन टाइप्स हो गई। और चौथे वो ग्लैंड्स होते हैं जो कि गट में नहीं होते लेकिन गट के साथ एसोसिएटेड है। जिस तरह मिसाल के तौर पर लिवर हो गया, पैंक्रियास हो गया। अब लिवर गट की वॉल में तो नहीं है ना, लेकिन ये अपनी सिक्रीशंस को गट के अंदर भेज रहा होता है। तो फोर्थ हम कॉम्प्लेक्स ग्लैंड्स देख रहे हैं वो हमारे पास इस तरह के ग्लैंड्स है जिसमें लिवर आता है और पैंक्रियास आता है। और कुछ सेलेवरी ग्लैंड्स भी इसी तरह से होते हैं जो कि गट का हिस्सा नहीं होते लेकिन वो अपनी सिक्रीशंस को भेज रहे होते हैं। तो बार बार बता रहे हैं सेलेवरी ग्लैंड्स और पैंक्रियास जो है ये हमारे पास कंपाउंड एक्टिनस ग्लैंड्स की मिसाल है। ये कंपाउंड एक्टिनस क्या होता है ये फर्स्ट ईयर की हिस्टोलॉजी में पढ़ चुके हैं, कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है। कंपाउंड एक्टिनस होता है बेसिकली जिसमें एक कंपाउंड का मतलब है कि जो डक्ट है उसकी ब्रांचेस हो। ठीक है, और फिर एक्टिनस का मतलब है कि आगे वो एक्टिना यानी एल्वेलाई टाइप, उसकी एल्वेलाई की शेप का सिक्रीटरी पोर्शन होगा। तो सिंपल सी चीज है। ऑल राइट जी, फिर हम देखते हैं आगे बेसिक मैकेनिज्म ऑफ स्टिमुलेशन ऑफ एलिमेंट्री ट्रैक ग्लैंड्स। ठीक है, ये जो ग्लैंड्स हैं ये कब सिक्रीशन करते हैं, जाहिर सी बात है जब कोई ना कोई फूड टच होगा एपिथेलियम पे, कोई ना कोई स्टिमुलस मिलेगा तो उस वक्त उनकी सिक्रीशन इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, तो पहले चीज क्या है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट स्टिमुलेशन ऑफ सरफेस ग्लैंड। अच्छा, ये जो कॉन्टैक्ट स्टिमुलेशन है यानी कि ये जो एपिथेलियम के सेल्स थे इनके ऊपर जब कोई फूड टच होगा तो उन्होंने सिक्रीशन कर देनी है। ठीक, ये टच होने से यानी कि इस सेंसेशन से ना सिर्फ ग्लैंड्स एक्टिवेट होते हैं बल्कि जो गट की वॉल का अपना वो जो नर्वस सिस्टम होता है, माइंटरेक्ट प्लेक्सस होता है, वो भी यहाँ पे एक्टिवेट हो रहा होता है। ठीक है, अच्छा किस किस तरह के स्टिमुलस हो सकते हैं, एक तो टैक्टाइल स्टिमुलेशन, कोई भी चीज टच हुई। दूसरा केमिकल इरिटेशन यानी कि प्रोटीन की प्रोडक्ट्स आ रही हैं, फैट्स की प्रोडक्ट्स आ रही हैं तो ये केमिकल इरिटेशन भी कॉज करेगी ग्लैंडुलर सिक्रीशंस को। और तीसरा है डिस्टेंशन ऑफ द गट वॉल, कि गट वॉल की कोई भी स्ट्रेच प्रोड्यूस हो रही है ड्यू टू द कमिंग फूड, ड्यू टू द कमिंग मटीरियल, तो उस स्ट्रेच की वजह से भी आपके ये जो ग्लैंड्स हैं एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक होगी बात। म्यूकस ग्लैंड्स भी एक्टिवेट हो जाएंगे, यानी एक तो ग्लैंड्स है ना जो बिल्कुल आपके यूं सरफेस के ऊपर थे ये भी एक्टिवेट हो जाएंगे, और जो यूं ट्यूबुलर ग्लैंड्स के अंदर यहाँ पे जो सेल्स मौजूद होंगे ये भी एक्टिवेट हो जाएंगे। तो डीप ग्लैंड्स भी हमारे एक्टिवेट हो जाते हैं। ये तो बात पता चल गई कि बेसिकली ग्लैंड्स की एक्टिवेशन हो रही है फूड के टच करने से, सही होगी बात, या फूड की तरफ से आने वाले किसी भी स्टिमुलस से। अब नर्वस सिस्टम किस तरह से इन ग्लैंड्स को रेगुलेट कर रहा है यानी कि इनकी सिक्रीशन को इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। हमें बेसिक पता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ओवरऑल जीएटी के फंक्शंस को स्टिमुलेट करता है, तो मोटिलिटी को भी स्टिमुलेट करता है, इसी तरह से सिक्रीशंस को भी स्टिमुलेट करेगा।
ठीक है जी। तो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम सिक्रीशंस को स्टिमुलेट करता है, खास तौर पे जो अपर पोर्शन ऑफ द गट है, जिस तरह के बता रहे हैं, जहां पे आपके पास पैरासिम्पथेटिक वेगस पैरासिम्पथेटिक नर्व्स होती हैं और ग्लोसोफेरेंजियल नर्व्स वगैरह होती हैं जैसा कि सिलेवरी ग्लैंड हो गए, इसोफेगस ग्लैंड हो गए, गैस्ट्रिक ग्लैंड हो गए, पैंक्रियास और ब्रूनस ड्यूडेनम के ग्लैंड हो गए। यानी कि यहां तक ये जो अपर पार्ट ऑफ आपका गट है ना, आप देख सकते हैं कि मैंने पैरासिम्पथेटिक नर्व शो करी है पर्पल वाली, ये भी मैंने दिखाया है, ऊपर ऊपर बहुत ज्यादा इनर्वेट कर रही है। तो ये ओरल कैविटी हो गई, स्टमक हो गया, ये जहां से गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक सिक्रीशंस होती हैं, फिर इस तरह ड्यूडेनम से ब्रूनस ग्लैंड की सिक्रीशंस हो गई, यहाँ पे ज्यादा सिक्रीशंस होती हैं। अलबत्ता आगे जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसको कोई खास बहुत ज्यादा पैरासिम्पथेटिक की इनोवेशन नहीं जारी होती, उसके लिए उसकी अपनी कोई ऑटोनॉमिक हो गई या उसके लिए बहुत ज्यादा रोल इसका नहीं होता। ठीक है, पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम का लोअर हाफ ऑफ द गट में बहुत ज्यादा रोल नहीं होता सिक्रीशन करवाने के लिए। उसके बाद देखते हैं हम सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन को। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन का ना ड्यूअल इफेक्ट है। होता ही है, अगर तो सिक्रीशंस बड़ी थोड़ी हैं तो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन सिक्रीशंस को थोड़ा बहुत इंक्रीज करवा देगी, लेकिन अगर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ने ऑलरेडी सिक्रीशंस को बहुत इंक्रीज करवाया हुआ है तो फिर ये सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन सिक्रीशंस को डिक्रीज करवाती हैं। समझ में आ गई बात? यानी अगर तो सिक्रीशन बेचारी बिल्कुल बेजार मददगार है, ऑल्दो इनका काम क्या होता है ओवरऑल अगर आपको ध्यान में हो तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम चूंकि फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स में होता है तो ये जीएटी को इनहिबिट कर रहा होता है। ये कहता है भाई हमें डाइजेशन की जरूरत नहीं है, हमें दूसरे कामों की जरूरत है, तो ओवरऑल ये जीएटी को इनहिबिट करता है, मोटिलिटी को भी इनहिबिट करता है। ठीक है, लेकिन अगर बिल्कुल ही स्टिमुलेशन बिल्कुल ही सिक्रीशन कम हुई है ना तो समझ लें इसको ग्लैंड्स पे तरस आ जाता है। ये कहता है यार बेचारे बिल्कुल ही कोई सिक्रीशन नहीं कर रहे, तो ये उनको स्टिमुलेट कर देता है कि चलो थोड़ी बहुत सिक्रीशन कर दो। ठीक है, यहां तो एक रोल हो गया इसका। और दूसरा रोल होता है जिस वक्त ऑलरेडी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ने सिक्रीशंस इंक्रीज की हुई हैं तो फिर ये आ जाएगा अपनी असलियत पे। इसका असल काम तो इनहिबिट करना था, तो फिर ये आ जाएगा इनहिबिट करने। तो इस तरह से सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन का हमारे पास ड्यूअल रोल है। डन हो गई बात। फिर देखते हैं ग्लैंडुलर सिक्रीशंस किस तरह से। बेसिकली जो आपके हार्मोन्स हैं वो भी सिक्रीशंस को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे होते हैं। हमने देखा मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ तरह के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, पैंक्रियाटिक जूस से भी आ रहे हैं आपके पास, इसी तरह से कोल्सिस्टोकाइनिन हो गया, सिक्रीटिन हो गया। तो ये हार्मोन्स भी, कुछ हार्मोन्स होते हैं जो कि सिक्रीशंस को इंक्रीज करते हैं, कुछ हार्मोन्स जो सिक्रीशन को डिक्रीज करते हैं। तो हमने सिक्रीशंस की किस तरह से रेगुलेशन हो रही है उसमें सबसे पहले देखा हमने फूड खुद आके कॉज करवाता है, फिर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट करता है सिक्रीशंस को, फिर सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन ड्यूअल इफेक्ट रखता है। अगर बिल्कुल सिक्रीशन कम हुई है तो तरस आ जाएगा, स्टिमुलेशन इंक्रीज कर देगा, और अगर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम कर रहा है, इन स्टिमुलेशन सिक्रीशंस पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ने ऑलरेडी ज्यादा की हुई हैं तो फिर ये अपनी असलियत पे आ जाएगा, ये इनहिबिट वाला काम ही करेगा। और चौथा हमने देख लिया कि हार्मोन्स भी किस तरह से रेगुलेट कर रहे होते हैं। लो जी, अब हम डिस्कस करते हैं बेसिक मैकेनिज्म ऑफ सिक्रीशन बाय ग्लैंडुलर सेल्स। ये जो ग्लैंडुलर सेल्स हैं इनका मैकेनिज्म ऑफ सिक्रीशन क्या होता है। सबसे पहले अगर कोई भी सिक्रीशन करनी है तो कोई सिक्रीशन बनानी पड़ेगी ना, प्रोड्यूस भी तो करनी पड़ेगी, जारी बात है। तो प्रोड्यूस करने के लिए हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए। ये न्यूट्रिएंट मटेरियल आते हैं हमारे पास ब्लड वेसल से। ये कंसिडर कीजिएगा हमारे पास एक सेल है एपिथेलियम का, ये हमारे पास आगे लुमेन है और ये पीछे ये पूरी गट वॉल है। समझ आ गई बात? तो ये वाला जो साइड है ना, ये इसकी लुमेन की तरफ खुल रही है, यानी कि जो जहां पे फूड मौजूद है। डन हो गई बात। और इसकी बैक साइड पे, जिसको हम बेसोलेटरल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, तो इसकी बैक साइड पे ये ब्लड वेसल्स वगैरह गुजर रही हैं। तो ब्लड वेसल से न्यूट्रिएंट्स आ जाएंगे इस सेल के अंदर के भाई चलो तुम जो सिक्रीशन तुमने बनानी बना लो, पहली चीज। दूसरा पॉइंट देखिएगा, इसके अंदर ना माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज्यादा है। ये आप देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया लेवल हो गया। क्यों माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा है? ताकि ज्यादा से ज्यादा एटीपी प्रोवाइड की जा सके सिंथेसिस के लिए। ठीक हो गया? तो इसके पास एटीपी होगी। नंबर 1 न्यूट्रिएंट्स आ गए ब्लड से, नंबर 2 एटीपी आ गई माइटोकॉन्ड्रिया से। फिर तीसरे पॉइंट में बता रहे हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी एपरेटस के अंदर हम सिक्रीशंस को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, आपको पता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस के ऊपर राइबोसोम बहुत ज्यादा लगे हुए होते हैं। तो अगर कोई प्रोटीन हमें चाहिए हुई तो राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करके भेज देंगे। एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया से आ रही है, न्यूट्रिएंट्स बाहर ब्लड वेसल से आ रहे हैं और प्रोटीन्स आपके राइबोसोम प्रोड्यूस कर देंगे। सारा कुछ मिल मिला के हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी वेसिकल के अंदर सिक्रीशंस को प्रोड्यूस कर लिया। अब सिक्रीशंस को प्रोड्यूस करने के बाद हम उनको भेजते हैं गोल्गी अपरेटस के पास कि भाई अब तुम्हें सिक्रीशन में जो भी मॉडिफिकेशन करवानी है, हो सकता है कार्बोहाइड्रेट ऐड करना हो, रिमूव करना हो। आपको पता है गोल्गी अपरेटस का काम बेसिकली सिक्रीशंस की मॉडिफिकेशन करवाना होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि सिक्रीटरी सेल्स में गोल्गी अपरेटस ज्यादा होता है। डन हो गई बात। तो अब जो भी सिक्रीशन थी वो चली जाएंगे गोल्गी अपरेटस के पास मॉडिफिकेशन के लिए। गोल्गी अपरेटस उनकी मॉडिफिकेशन वगैरह करके फाइनली सिक्रीटरी वेसिकल को रिलीज कर देगा। ये जो वेसिकल गोल्गी अपरेटस से निकली है, ये जो ब्लू कलर की वेसिकल शो की हुई है, ये हमारे पास अल्टीमेट सिक्रीटरी वेसिकल्स है। अब जब भी कोई हार्मोन आएगा, कोई जारी बात है हार्मोन आता तो सिक्रीशन होती है ना, हार्मोन आएगा वो परमेबिलिटी इंक्रीज करेगा, सिक्रीशन हो जाएगी। इसी तरह कई जगह होता है कैल्शियम आता है और कैल्शियम जो सेल के अंदर एंटर होता है तो वो इन वेसिकल्स को सेल की मेम्ब्रेन के साथ अटैच करवाता है और कहता है चलो भाई सिक्रीशन निकालो।
तो ये कैल्शियम की वजह से भी सिक्रीशन, तो बार एक्सोसाइटोसिस हो जाएगा और सिक्रीशन हमारे पास निकल जाएंगी। सिक्रीशन प्रोड्यूस किस तरह से हुई, निकली किस तरह से, वो ओवरऑल हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली है। डन हो गए बात। ये तो हमारे पास थी ऑर्गेनिक सब्सटेंस की सिक्रीशन। बाकी वो कह रहे हैं वाटर और इलेक्ट्रोलाइट की भी सिक्रीशन होती है, उसमें कोई ऐसा पेचीदा बात नहीं है। बाकी वो हर जगह का स्लैवा में भी वाटर निकलता है, वो किस तरह निकलता है वो आगे हम स्लैवा में डिस्कस कर लेंगे। बेसिक ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स हम लोग किस तरह से प्रोड्यूस करते हैं और फिर उनको न्यूट्रिएंट मटेरियल ब्लड से आता है, एटीपी हमारे माइटोकॉन्ड्रिया से आता है, प्रोटीन हमारे राइबोसोम से आती हैं और फिर किस तरह से मॉडिफिकेशन होती है गोल्गी प्रोसेस में, ये बातें हमें डिस्कस करनी थी। टर्नो की बात। लो जी, इस एक बॉक्स को स्टडी करके फिर हम देखते हैं सिक्रीशन ऑफ स्लाइवा को। इस एक बॉक्स में बेसिकली वो म्यूकस और उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बता रहे हैं। हमें पता है, मैंने आपको बताया जो म्यूकस है, ये यहाँ पे हमने डिस्कस किया था ना म्यूकस। तो म्यूकस मैंने आपको बताया था फ्रॉम द माउथ टिल द एंड, सारी जगहों से रिलीज हो रहा है। अब इस म्यूकस के फंक्शंस क्या होते हैं? नंबर एक, इसकी एडहेरेंट क्वालिटीज हैं। ठीक है, तो ये जो फूड वगैरह होता है ये जरा मतलब एक मैस बना रहता है, ऐसा नहीं होता कि बिखरा फूड नहीं होता। तो एडहेरेंट प्रॉपर्टीज है, चिपकने वाली प्रॉपर्टीज है, एडहेसिव प्रॉपर्टीज है, फूड को मिला के रखता है। नंबर एक काम। नंबर दो काम, पूरी जो गट की वॉल है उसको अंदर से इसने प्रोटेक्ट किया हुआ होता है, उसको अंदर से उसके ऊपर एक लेयर बनाई हुई होती है ताकि गट वॉल के ऊपर कोई भी ऐसा परेशानी वाला सामना ना करना पड़े, गट वॉल की डाइजेशन ना हो जाए, गट वॉल को एसिड खराब ना कर दे गट वॉल को, तो ये गट वॉल को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। ठीक हो की बात। तीसरा काम देखिएगा, ये स्लिपरी बना देता है गट वॉल के सरफेस को, ताकि जो भी फूड हो वो आराम से फिसल सके और आगे जा सके। तो इसने रेजिस्टेंस को लो कर दिया है, फ्रिक्शन को लो कर दिया है और स्लिपरी कर दिया गट वॉल के सरफेस को। चौथा देखिएगा, ये फीकल पार्टिकल्स को भी एडहेयर करवा देता है। जो फिशेज होते हैं वो उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एडहेयर कर देता है ताकि वो भी एक कंप्लीट मैस बन जाए, वो ऐसा कोई बिखरा बिखरा ना हो। सही होगी बात। चौथा ये बड़ा फायदा इसका ये है कि इसकी अपनी डाइजेशन नहीं होती, इट इज रेजिस्टेंट टू डाइजेशन। शुक्र है इसकी अपनी डाइजेशन नहीं होती, वरना अगर इसकी अपनी डाइजेशन होती तो इसने गट की वॉल को क्या प्रोटेक्ट करना था? गट की वॉल के ऊपर लेयर बनाई होनी चाहिए इसने। जब एंजाइम ने आना था, एंजाइम ने म्यूकस को भी डाइजेस्ट कर देना था और आगे गट को भी डाइजेस्ट कर देना था। तो शुक्र है कि ये खुद डाइजेस्ट नहीं होता, इस वजह से ये आगे उसको भी प्रोटेक्ट कर लेता है, गट की वॉल को भी प्रोटेक्ट कर लेता है। और छठा फंक्शन ये है कि इसके अंदर ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं और इसकी एम्फोटेरिक प्रॉपर्टीज है। एम्फोटेरिक प्रॉपर्टीज का मतलब है कि ये पीएच को न्यूट्रलाइज करता है। अगर बहुत एसिडिक होगी तो ये उसको थोड़ा सा बेसिक कर देगा, अगर बहुत बेसिक होगी तो ये उसको थोड़ा सा एसिडिक कर देगा। तो ये पीएच को भी न्यूट्रलाइज करने में रोल प्ले कर रहा है। तो ये जो म्यूकस है जो पूरी गट वॉल में होता है, इसके बहुत सारे फायदे हैं, वो फायदे हमने डिस्कस कर लिए। फूड पार्टिकल्स को जोड़ के रखता है, गट की वॉल को प्रोटेक्ट करता है और स्लिपरी जगह प्रोवाइड करता है। इसी तरह से फीकस को भी एडहेयर करके रखता है और खुद डाइजेस्ट भी नहीं होता और एम्फोटेरिक प्रॉपर्टीज रखता है। फिर आगे हम देखते हैं सिक्रीशन ऑफ स्लाइवा। लो जी, स्लाइवा हमारे पास किन किन ग्लैंड से रिलीज हो रहा है? पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, सब लिंगुअल ग्लैंड और बहुत सारे छोटे छोटे से ग्लैंड होते हैं जिनको हम कहते हैं बक्कल ग्लैंड। ठीक है, तो इनसे रिलीज हो रहा है स्लाइवा। एक दिन में एक बंदे के माउथ में 800 to 1500 ml स्लाइवा प्रोड्यूस होता है, यानी कि 0.8 से लेके 1.5 लीटर तक स्लाइवा एक दिन में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, स्लाइवा में दो तरह की बेसिक सिक्रीशंस होती हैं, एक सेरस सिक्रीशन, एक म्यूकस सिक्रीशन। म्यूकस सिक्रीशन थोड़ी थिक सी होती हैं, सेरस सिक्रीशन वाटरी सी हैं। सेरस सिक्रीशन के अंदर कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है, यानी कि अमाइलेज होता है, जिसको हम नाम देते हैं पटाइलिन। ठीक है, तो हमारे पास सेरस सिक्रीशन के अंदर पटाइलिन हो गया और म्यूकस सिक्रीशन के अंदर हमारे पास म्यूकिन प्रोटीन होती है, जो बेसिकली लुब्रिकेशन वगैरह और जो म्यूकस के पर्पस होते हैं उन्हीं पर्पस में रोल प्ले करती है। और स्लाइवा की पीएच की बात की जाए तो इसकी पीएच ऑलमोस्ट न्यूट्रल होती है, 6 to 7 है। ठीक है, आपको स्लाइटली एसिडिक आप कह सकते हैं, लेकिन वैसे ऑलमोस्ट न्यूट्रल है। तो हमने देख लिया स्लाइवा में कौन कौन सी प्रोटीन होती हैं, स्लाइवा की पीएच क्या होती है। अब देख रहे हैं आयंस किस तरह से डिफरेंट होते हैं स्लाइवा के अंदर। तो स्लाइवा के अंदर बेसिकली आयंस की जो कंसंट्रेशन है वो बड़ी वेरी कर रही होती है। किस तरह से वेरी कर रही होती है उसके मैकेनिज्म को हम समझते हैं। ये कंसिडर कीजिएगा, हमारे पास एक सिलेवरी ग्लैंड है, यहाँ से जो स्लाइवा वगैरह यहाँ से प्रोड्यूस हो गया, इस एक्नाई से और इस एक्नाई से। ठीक है, वो जो मैं कहता था ना कंपाउंड एक्ना ग्लैंड होती है, तो ये आप देख सकते हैं, चूंकि इसकी यहाँ पे देखने वाला डायग्राम, चूंकि डक्ट जो है वो ब्रांच्ड है तो इसलिए हम कहेंगे कंपाउंड है। और आगे आपको ये एक्नर स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स की बजाय ये एल्वेओलर स्ट्रक्चर मिल रहे हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं कंपाउंड एक्नर ग्लैंड्स। तो स्लाइविक ग्लैंड्स होते हैं वो कंपाउंड एक्नर ग्लैंड्स हैं। अब जब जनाबे वाली स्लाइवा प्रोड्यूस हो गया, उसने इस डक्ट्स में से गुजरना है, तो डक्ट्स में से गुजरते हुए इसके अंदर आयंस की चेंजेस आती हैं। कौन कौन सी चेंजेस आती हैं उनको देखते हैं। सबसे पहले एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है और हम बहुत ज्यादा सारे सोडियम को स्लाइवा में से निकाल लेते हैं और पोटेशियम को स्लाइवा में भेजते हैं। ठीक होगी बात। अब सोडियम को निकालना पोटेशियम को भेजने, दोनों पॉजिटिव आयंस हैं, लेकिन सोडियम बहुत ज्यादा निकालते हैं, पोटेशियम निस्बतन थोड़ा भेजते हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर एक नेगेटिविटी जनरेट हो गई है। पॉजिटिव आयंस बहुत ज्यादा निकाल लिया ना हमने, तो अंदर इसके नेगेटिविटी आ जाएगी, तो स्लाइवा अंदर से नेगेटिव हो जाएगा। सबसे पहले क्या हुआ हमारे पास, यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट आ गया हमारे पास
एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम और एक्टिव सिक्रीशन ऑफ पोटेशियम, ये तो हमने देख लिया। अब इसके अंदर नेगेटिविटी आ चुकी है, ऑलमोस्ट -70 मिलीवोल्ट्स नेगेटिविटी आ जाती है इस डक्ट के अंदर, ठीक है। अब चूंकि इसके अंदर इतनी ज्यादा नेगेटिविटी आ चुकी है तो इसके अंदर से नेगेटिव क्लोराइड आयंस बाहर निकल जाएंगे। जाहिर सी बात है, अंदर बहुत नेगेटिविटी आई है तो नेगेटिव आयंस कहेंगे अच्छा यार हम चले जाते हैं, तुम प्लीज ठीक हो जाओ। तो ये क्लोराइड आयंस इसमें से निकल गए, ठीक। और क्लोराइड आयंस के निकलने में एज एन एक्सचेंज यहाँ पे बाइकार्बोनेट आयंस यहाँ पे एंटर होते हैं। तो ये देखिए जनाबे वाली, बाइकार्बोनेट आयंस एंटर हो गए क्लोराइड आयन के एक्सचेंज के तौर पे। तो आहिस्ता आहिस्ता ये -70 न्यूट्रलाइज हो जाएगा, हम नेगेटिव आयंस को निकाल रहे हैं, पॉजिटिव आयंस को भेज रहे हैं, तो ये जनाबे वाली हालात ठीक हो जाएंगे। ओवरऑल देखा जाए तो हमने पोटेशियम को अंदर भेजा, बाइकार्बोनेट को अंदर भेजा, सोडियम और क्लोराइड को बाहर निकाला, ठीक होगी बात। तो हम कहते हैं कि स्लाइवा के अंदर सोडियम और क्लोराइड की बहुत कम कंसेंट्रेशन होती हैं एज कम्पेयर टू एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड, एज कम्पेयर टू ब्लड, और पोटेशियम और बाइकार्बोनेट इनकी बहुत ज्यादा कंसेंट्रेशन होती हैं हमारे स्लाइवा के अंदर, ठीक होगी बात। तो ये सारी बातें थी। सबसे पहले हमने एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन करवाई सोडियम की और एक्टिव सिक्रीशन करवाई पोटेशियम आयंस की। उसके बाद चूंकि अंदर -70 मिलीवोल्ट्स डेवलप हो जाएगा क्योंकि सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा की है, तो अब नेगेटिव क्लोराइड आयंस भी निकलना शुरू हो जाएंगे स्लाइवा में से, और इन एक्सचेंज बाइकार्बोनेट आयंस स्लाइवा के अंदर चले जाएंगे। तो स्लाइवा के अंदर सोडियम और क्लोराइड बहुत थोड़ा हो गया। वो बता रहे हैं सोडियम और क्लोराइड की कंसेंट्रेशन नॉर्मल कंसेंट्रेशन से 7 to 1/10, ठीक है, 10वां हिस्सा सोडियम और क्लोराइड की कंसेंट्रेशन रह जाता है, इतनी थोड़ी कंसेंट्रेशन होती है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें पोटेशियम और बाइकार्बोनेट को तो वो नॉर्मल से काफी ज्यादा होती है, बता रहे 7 times एज ग्रेट होती है, काफी ज्यादा कंसेंट्रेशन होती है। ये बात तो सही हो गई। अच्छा, लेकिन एक चीज देखिएगा, ये जो कंसेंट्रेशन डिफरेंसेस आ रहे हैं ये आ रहे हैं डक्ट में से गुजरते गुजरते, ठीक है। तो जिस वक्त तो स्लाइवा स्लोली गुजरेगा उस वक्त तो इतनी कंसेंट्रेशन चेंजेस आ जाएंगी, लेकिन अगर किसी वजह से हम बहुत ज्यादा स्लाइवा प्रोड्यूस कर रहे हैं, सैल्वेशन बहुत ज्यादा हो रही है, तो स्लाइवा डक्ट्स में से जल्दी से गुजर जाएगा, और जब वो जल्दी से गुजरेगा तो इतनी ज्यादा आयन चेंजेस आने का टाइम ही नहीं मिलेगा हमें, ठीक होगी बात। तो जब सैलिवेशन बहुत ज्यादा होती है तो सैलिवेशन ज्यादा के अंदर ड्यूरिंग मैक्सिमम सैलिवेशन इतनी ज्यादा आयन चेंजेस नहीं हो पाती। कई दफा इससे हाफ चेंजेस हो पाती हैं, कई दफा 1/3 चेंजेस हो पाती हैं, बहुत थोड़ी चेंजेस हो पाती हैं। डाउनों की बात यहाँ तक बात समझ में आ गई। अच्छा, ये जो स्लाइवा है इसके हमारी ओरल हाइजीन के अंदर भी फंक्शन है, यानी मुंह की सफाई के अंदर भी इसके फंक्शन है। क्या क्या फंक्शन है? नंबर 1 जनाब, मुंह के अंदर जो बैक्टीरिया आएगा उसको ये वॉश अवे करके ले जाएगा। कोई बैक्टीरिया कहीं पे जब रुका ना जाए तो इस स्लाइवा होगा उसको वॉश अवे करके निकाल के ले जाएगा कि यार चलो तुम आगे चलो। नंबर 1 काम। दूसरा, ये बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए चीजें प्रोड्यूस करता है, थायोसाइनेट आयंस प्रोड्यूस करता है, प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है। एंजाइम्स देखो ना, एक तो बैक्टीरिया को अटैक करते हैं, दूसरा एंजाइम्स थायोसाइनेट आयंस को हेल्प भी करते हैं कि तुम बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करे थे, चलो हम तुम्हारी मदद करते हैं, चलो ठीक है अच्छी बात है तुम डिस्ट्रॉय करो। और इसी तरह से फूड पार्टिकल्स को भी डाइजेस्ट करते हैं, जो कि बैक्टीरिया के रिमूवल में फर्दर एक मेटाबॉलिक सपोर्ट पे देते हैं। सारी बात है, कुछ ताकत होगी तो हम बैक्टीरिया का रिमूव कर सकेंगे ना। इसके अलावा स्लाइवा के अंदर बहुत सारी एंटीबॉडीज भी होती हैं, ये एंटीबॉडीज भी ओरल बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने में रोल प्ले करती हैं, ठीक है। तो स्लाइवा हमारी ओरल हाइजीन में एक अहम रोल प्ले कर, जिसमें 3 अहम पॉइंट्स हमने देख लिए। उसके बाद देखते हैं नर्वस रेगुलेशन ऑफ स्लाइवरी सिक्रीशंस। ये जो स्लाइवरी सिक्रीशंस है इसकी नर्वस रेगुलेशन देखते हैं। सीधी सी बात है, जब टंग को कोई स्टिमुलस मिलेगा, किस तरह का स्टिमुलस? 2 तरह के स्टिमुलस खासतौर पे होते हैं, एक टेस्ट स्टिमुलस और एक टेक्टाइल स्टिमुलस। टेस्ट स्टिमुलस में खास तौर पर जो सॉर टेस्ट है, जो खट्टा टेस्ट है ना, तो खट्टे टेस्ट में स्लाइवा ज्यादा रिलीज होता है ना, तो खट्टे टेस्ट का स्टिमुलस ज्यादा हो। और इसी तरह से अगर आप टेक्टाइल स्टिमुलस की बात करें तो उसमें स्मूथ ऑब्जेक्ट्स, जिस तरह कोई बच्चा मुंह में मार्बल डाल लेता है तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा होता है, या गम, तो स्मूथ चीजें होती है ना, उनके नतीजे में ज्यादा स्लाइवा प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो हुआ क्या, कोई भी स्टिमुलस आया हमारे पास टंग को, टंग ये सेंसरी इंफॉर्मेशन लेके जाएगा ब्रेन में सैलिवेटरी न्यूक्लियाई पे। ये सैलिवेटरी न्यूक्लिया होता है, ये आपके मेडुला और पॉन्स के जंक्शन पे इस तरह का ब्रेन स्टेम में एक जगह है, ठीक है। यहां तक हमारे पास मैसेजेस पहुंच गए कि भाई ये स्टिमुलस आया है, अब हमें जरूरत है रिलीज करने की स्लाइवा। और फिर यहां से इस सैलिवेटरी न्यूक्लियस से सुपीरियर और इन्फीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लिया, ये सुपीरियर ये इन्फीरियर, यहां से नर्व्स जाएंगी हमारे मुख्तलिफ सलेवरी ग्लैंड्स तक, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड, सब मैक्सिलरी ग्लैंड, इन सारे ग्लैंड्स तक हमारे पास जाएंगी, सिग्नल्स जाएंगे कि भाई तुम लोग बहुत ज्यादा स्लाइवा प्रोड्यूस करो, हम खाना खा रहे हैं, ठीक। तो एक तो चीज हो गई टंग से आने वाले स्टिमुलस। दूसरा, हायर सेंटर ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी ब्रेन के कुछ और सेंटर्स भी होते हैं जो कि सैलिवेटरी सेंटर को स्टिमुलेट कर रहे हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पे हमारे ब्रेन में एपेटाइट एरिया होता है, ठीक है। एपेटाइट एरिया कब स्टिमुलेट होता है? ये टेस्ट से और स्मेल से। किसी चीज की आपने खुशबू सूंघी, बड़े मजे की खुशबू है तो कहते हैं ना मुंह में पानी आ गया, तो वो यही होता है बेसिकली। जब अच्छी स्मेल होती है, स्मेल की वजह से एपेटाइट एरिया
एक्टिवेट हो गया और इस एपेटाइट एरिया ने सेलिब्रेटरी एरिया को एक्टिवेट किया कि भाई चलो सलाइवा ज्यादा प्रोड्यूस करो। ठीक है, तो एक तो टंग से आने वाला स्टिमुलस सेलिब्रेटरी एरिया को स्टिमुलेट कर सकता है, दूसरा हायर सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी स्टिमुलेट कर सकते हैं, फिर तीसरा देखिएगा स्टमक और अपर स्मॉल इंटेस्टाइन से भी रिफ्लेक्सेस आ सकते हैं। अगर स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई इरिटेटिंग फूड हुआ तो वो ऊपर सलाइवा से कहेंगे यार थोड़ा, इधर ब्रेन से कहेंगे यार सलाइवा ज्यादा प्रोड्यूस कराओ, हमें थोड़े सलाइवा की जरूरत है। ठीक है, एक तो ये चीज हो गई। दूसरा नॉजिएटेड में जब इंसान ने वॉमिटिंग करनी होती है तो उस सिचुएशन में भी जाहिर सी बात है, जरूरी है कि हम देखो जिस वक्त खाना खा रहे होते हैं उस वक्त सलाइवा चाहिए होता है ताकि विदाउट एनी फ्रिक्शन खाना अंदर जा सके। वेरी सिमिलरली जिस वक्त वॉमिट करनी होती है उस वक्त भी हम सलाइवा की प्रोडक्शन ज्यादा होती है ताकि फूड जब वापस निकला तो वो भी लुब्रिकेशन के साथ वापस निकल सके। ठीक है, तो ये वाली सारी चीजें जो है ये मुख्तलिफ स्टिमुलस आपके अपर स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक से भी जाकर सेलिब्रेटरी एरिया से कह सकते हैं, सेलिब्रेटरी न्यूक्लियस से कह सकते हैं कि भाई स्टिमुलेशन को इंक्रीज करो। ये तीन चीजें देख ली। चौथी चीज आती है हमारे पास सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। वैसे तो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन आपको पता है ना गट को इनहिबिट कर रही होती है, लेकिन यहाँ पे मतलब थोड़ी बहुत स्टिमुलेट कर देती है, को बहुत ज्यादा स्टिमुलेट नहीं करती लेकिन थोड़ी बहुत स्टिमुलेट कर देती है। शुक्रिया इसका, क्या कह सकते हैं हम। ठीक है, लेकिन ज्यादा पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन स्टिमुलेट करती है। पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन जारी बात है बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही होगी सलाइवा के इसको इंक्रीज करने के लिए। इसी तरह से ब्लड सप्लाई टू द ग्लैंड्स पे भी डिपेंड करी सलाइवा सिक्रीशन। जारी बात है ज्यादा ब्लड सप्लाई होगी ज्यादा सिक्रीशन हो सकेगी, कम ब्लड सप्लाई तो बेचारों को न्यूट्रिएंट्स थोड़े मिल रहे हैं तो थोड़ी सिक्रीशन होगी। तो ब्लड सप्लाई इंक्रीज करने से भी, और ब्लड सप्लाई कौन इंक्रीज करवाता है, क्यों भाई, वेज़ोडाइलेटर कौन होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वेज़ोडाइलेटर होता है, तो ये वाला काम भी वो करेगी। उसके अलावा जो सलेवरी ग्लैंड्स होते हैं वो खुद वेज़ोडाइलेटर्स रिलीज करते हैं, ये कैलिक्रीन वगैरह ये खुद रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से वेज़ोडाइलेशन होती है, ब्लड फ्लो बढ़ जाता है और ब्लड फ्लो के बढ़ने से सलेवरी सिक्रीशन बढ़ जाएंगी। तो ये हमने सारा डिस्कस कर लिया कि सलेवरी सिक्रीशन की रेगुलेशन किस तरह से हो रही होती है। एक तो टंग पे आने वाले स्टिमुलस, दूसरा ये जो ब्रेन के हायर नर्वस सेंटर्स थे, तीसरा सिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन, चौथा स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन से आने वाली वो चीजें। ठीक है, और पांचवा हमने देख लिया कि ब्लड सप्लाई टू ग्लैंड्स। अच्छा, फिर आते हैं इसोफेगस सिक्रीशन में। इसोफेगस में कोई डाइजेस्टिव सिस्टम एंजाइम रिलीज नहीं होता। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे म्यूकस वगैरह की सिक्रीशन होनी है, तो उसमें कोई ऐसा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है ज्यादा। वो बता रहे हैं कौन से एरिया में, जो गैस्ट्रिक एरिया है और थोड़ा सा इनिशियल पोर्शन जो है यहाँ पे आपके पास म्यूकस की सिक्रीशन हो रही होती है। और इतनी म्यूकस की सिक्रीशन के बावजूद ये इसोफेगस इतना अच्छा म्यूकस डेवलप नहीं कर पाता कि स्टमक से अगर गलती से कभी कोई एसिड आ जाए तो उसके खिलाफ रेजिस्ट कर सके। ठीक है, तो अच्छा, और ये बात अभी बस एक बात देख लें कि जो इसोफेगस का लोअर पोर्शन है यानी स्टमक के करीब वाला पोर्शन है, यहाँ पे म्यूकस ज्यादा होती है, इस जगह पे म्यूकस ज्यादा डेवलप होती है। बस इसोफेगस सिक्रीशन में इतनी बात थी। फिर आते गैस्ट्रिक सिक्रीशन इंशाल्लाह हम पार्ट 2 के वीडियो में डिस्कस करेंगे।